नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने गुप्त वंश से संबंधित शासकों के बारे में जाना था और उनके शासन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य थे जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जाना था। और गुप्तों के लास्ट शासक कौन थे? विष्णुगुप्त, उनके बारे में जाना था। लेकिन स्कंदगुप्त जी के बाद में, गुप्त वंश में स्कंदगुप्त जी के बाद में उनकी शक्तियों का विखंडन शुरू हो गया था, उनकी ताकत का विखंडन शुरू हो गया था। और इसके बाद में यानी स्कंदगुप्त जी के बाद में सिर्फ जो थोड़े बहुत शक्तिशाली शासक थे वो थे भानुगुप्त जी। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं भानुगुप्त जी के शासन से संबंधित। और क्योंकि स्कंदगुप्त जी के ही समय में हुणों के, विदेशी हुणों के आक्रमण चालू हो गए थे और उन्होंने गुप्त साम्राज्य को थोड़ा थोड़ा करके यानी हर बार आक्रमण करके उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया था। तो भानुगुप्त जी के बारे में हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि भानुगुप्त जी के शासन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य घटित हुए थे जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको गुप्त वंश से या फिर हिस्ट्री के जितने भी वंश हुए हैं उनके बारे में अपनी आने वाली वीडियो में कहानी के तौर पर भी बताऊंगा, लेकिन केवल इन वीडियो के माध्यम से मैं पॉइंट टू पॉइंट के उनके शासन के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे वाक्य हैं, घटनाएं हैं जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। गुप्त वंश, भानुगुप्त। स्कंदगुप्त जी के बाद में अगर कोई शक्तिशाली शासक थे तो वो भानुगुप्त थे। इसके बारे में, भानुगुप्त जी के बारे में जो हमें प्रमाण मिलते हैं, जो जानकारी मिलती है, वो एरन अभिलेख में मिलती है। इसमें एरन अभिलेख में मिलती है। और यह एरन अभिलेख कहां पे है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन से मिलती है, सागर जिले में एरन नामक स्थान से। इसमें उनके क्या चीज है, इसमें अभिलेख में क्या है कि उनके समय में यानी इस भानुगुप्त जी के समय में माधव अधिकारी का पुत्र था श्रीमान गोपराज, जो कि युद्ध में मारा गया था। आपने जानने की कोशिश करी कि इस एरन अभिलेख में भानुगुप्त जी के साथ साथ उनके शासन की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित है इसमें। तो अगर इसमें यह मिला कहां था, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन नामक स्थान से। और इसके अंदर कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो कि भानुगुप्त जी के समय में हुई थी? तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना है कि माधव अधिकारी, नाम आ गया माधव अधिकारी, और उनका पुत्र श्रीमान गोपराज युद्ध में मारा गया। यानी भानुगुप्त जी के साथ में हुणों से आक्रमण के समय में युद्ध में मारा गया। और उसकी पत्नी भी इसी कारण सती हो गई। उसकी पत्नी भी इसी कारण, भाई पति के मरने के बाद में पत्नी भी सती हो गई। सती का प्रथम, मैंने आपको बताया एरन अभिलेख से क्या जानकारी है कि प्रश्न इस तरीके का प्रश्न पेपरों में पक्का पूछा जाता है कि सती का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य एरन अभिलेख में है। पुरातात्विक साक्ष्य एरन अभिलेख में है। और इसका समय कितना था? 510 ईस्वी। 510 ईस्वी का यह अभिलेख है। और अगर सती होने की बात करें तो सती जो सिकंदर थे, सबसे पहला प्रमाण सती से जो जनजाति थी वहां पर भी सती का सबसे पहला प्रमाण मिलता है, सिकंदर के समय में भी। वो आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो सती का पुरातात्विक, उसमें तो केवल लिखित में, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य है 510 ईस्वी का।
इसके बाद में यहां से होता है हुणों का आक्रमण शुरू, क्योंकि शुरू तो आक्रमण स्कंदगुप्त जी के शासन में ही हो गया था। उसके बाद में गुप्तों की शक्ति थोड़ी कमजोर होती चली गई, तो कोई शक्तिशाली शासक हुआ ही नहीं। जो भी शासक हुए वो निर्बल और दुर्बल। उनके बाद में केवल भानुगुप्त जी थे जो थोड़े बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन इनके समय की जो घटनाएं हैं वो एरन अभिलेख में है और उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। अब हुणों की बात करते हैं, हुणों के आक्रमण की। तो हुणों की आक्रमण की जानकारी हम किस तरीके से करेंगे? भाई हमें भी तो यह पता होना चाहिए कि गुप्त समय में हुणों ने आक्रमण किया था, किया यह सच है या नहीं है, इसका क्या प्रमाण है, किससे हमें यह जानकारी मिलती है? तो कहां से मिलती है? चीनी यात्री सुंगयुग, चीनी यात्री थे सुंगयुग, जिन्होंने हुण शासक के विषय में लिखा। पहला प्रमाण, हुणों के आक्रमण को उनके विषय में जो जानकारी देते हैं, जो लिखते हैं, वो चीनी यात्री थे सुंगयुग, जिन्होंने लिखा। मेरे प्यारे साथियों, मैं यही चाहता हूं कि इतिहास से कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य आपसे ना छूटे कि जो कि पेपरों में पूछ लिए जाएं। इसलिए मैं वो हर छोटे से छोटे वाक्य के बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन भाई कुछ वीडियो में मैंने देखा है कि क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन के आधार पर बताते हैं, लेकिन जब आपको किसी भी शासन के शासन करने के समय में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप किस प्रकार से इसका जवाब दोगे? नहीं दे पाओगे, कंफ्यूज रहोगे कि यार इसका, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन रख दिया और उसके बारे में मैंने बता दिया। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि कौन सा अभिलेख श्रीमान गोपराज के जो माधव के पुत्र थे युद्ध में मारे जाने का उल्लेख करता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए और ऑप्शन रख दिया जाए कि भाई एरन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर अभिलेख, है ना, इस तरीके से ऑप्शन रख दिया जाए और मैं उसी तरीके से आपको पढ़ा दूं क्वेश्चन और इसका आंसर ये होगा, तो आप वो हो गया रट्टा मारने वाला। ठीक है, रट्टा मार के पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी वंश से जो भी हो उसके बारे में आपको थोड़ी गहराई से तो पता होना चाहिए कि भाई इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि मोटा मोटी चीजें पूछी जाए, पेपर बहुत टपाते हैं और वो कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखो इसी को ले लो कि हुणों के विषय में किसने लिखा, क्वेश्चन यही आ जाए, ऑप्शन में आ जाए सुंगयुग, हेनसांग, फाइयान, इति सिंह, इस तरीके से, तो वो हो गया क्वेश्चन के आधार पर प्राचीन इतिहास को खत्म करना या मध्यकालीन या आधुनिक को, तो वो रट्टा मारने वाला। उसकी गहराई को भी समझो कि उसके अंतर्गत शासन के समय में कौन कौन से ऐसे वाक्य थे जिनसे पेपरों में पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए हर शासन के, हर शासक के शासन में भी और शासक के भी अलग स्तर से वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक उदाहरण के लिए जैसे कि समुद्रगुप्त का शासन है, तो समुद्रगुप्त जी के समय में क्या क्या चीजें घटित हुई, हो गया। उसके बाद में इनके कौन कौन से अभिलेख थे, उसके बाद में गुप्त वंश के सिक्के किस प्रकार से थे, उसके बाद में गुप्तों के शासन व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से इनके अधिकारी थे, वो सारी चीजें मैं बिल्कुल अलग अलग स्तर से समझाने की कोशिश कर रहूंगा ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो सुंग युग ने हुणों के शासकों के विषय में लिखा। उन्हें क्या लिखा कि 2 पीढ़ियों से ये लोग गंधार पर शासन करते थे, गंधार पर शासन करते थे। इसका पहला शासक कौन था? पहला शासक तगीन था। हुणों के बारे में जानकारी है कि इनका पहला शासक तगीन था और इसके बाद में तोरणमाल। भाई ये जो था गंधार तक सीमित था, इसका पहला शासक, इसलिए इसका नाम तगीन था। ये आप याद रखना, ये गंधार तक सीमित थे, लेकिन
हुणों का एक ऐसा शासक था जिसका नाम तोरणमाण था, जो कि पहला शासक था जो कि भारत के मध्य तक बढ़ा था। भारत के मध्य तक यह अपनी सेना लेकर आगे बढ़ गया था, पहला शासक। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अब देखो उसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है एरन अभिलेख में। और इसकी रचना किसने की थी? एरन अभिलेख की तो धन्य विष्णु जी ने, धन्य विष्णु जी ने इसके रचना की थी। अब देखो हुणों के सिक्कों की बात करते हैं। इनके सिक्के उत्तर प्रदेश और बंगाल में मिलते हैं, यानी कि जो ये तोरणमाण थे, इनके सिक्के उत्तर प्रदेश और बंगाल तक मिलते हैं, यानी ये मध्य भारत के आगे तक आ गए थे। जैन ग्रंथ कैवल्यमाला, ये क्या कहते हैं? जैन ग्रंथ से भी हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उनके बारे में देखो। चंद्रभागा नदी, उस समय गुप्त वंश में चंद्रभागा नदी के पवैया स्थान पर शासन किया, यानी कि तोरणमाण ने चंद्रभागा नदी के पवैया स्थान पर शासन किया। ये जानकारी किसमें? जैन ग्रंथ कैवल्यमाला में। और इनके गुरु का नाम क्या था? हरिगुप्त। इनके गुरु का नाम हरिगुप्त था। और इनका पुत्र, अब देखो किसके, हरिगुप्त किसके गुरु थे? वो तोरणमाण के। अब इनके पुत्र कौन था तोरणमाण का? तो मिहिरकुल, जो कि एक शक्तिशाली शासक के रूप में उस समय हुणों के बीच पैदा हुआ था, यानी हुणों में पैदा हुआ था मिहिरकुल। इसने क्या करा था? बहुत शक्तिशाली था, क्रूर भी था। इसने आंतरिक भागों तक, भारत के आंतरिक भागों तक भी हमला किया था, यानी ये मध्य भारत तक आए थे। लेकिन ये तो उससे भी आगे, उससे भी आगे बढ़ गया। आंतरिक, हर किसी राज्य के एक सेंटर होता है ना, उसके सेंटर को ही आंतरिक बोलते हैं, वहां तक इसने आक्रमण किए थे। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? अब देखो तोरणमाल का जो एरन अभिलेख में और केवल्यमाला में, कुवल्यमाला, कुवल्यमाला में हमें मिलती जानकारी तोरणमाल की है। और तगीन के बारे में किस, कहां पे? गंधार। किसने लिखा? शुंग युग ने। अब देखो जो जानकारी मिहिरकुल की, इसका प्रमाण ग्वालियर की प्रशस्ति और हैनसांग के विवरणों में मिलता है। इनकी जो जानकारी देते हैं मिहिरकुल की, वो कौन? ग्वालियर की प्रशस्ति और हैनसांग के विवरणों में मिलता है। मंदसौर अभिलेख, क्योंकि यशोवर्मन, अब बात आती है यशोवर्मन, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख में क्या चीज है? क्योंकि गुप्तों के बाद में वर्मन और वाकाटक वंश और क्या हर्षवर्धन, वर्धन वंश की गुप्तों के बाद में, यानी गुप्तोत्तर समय के बाद में उनका शासन शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन ने मिहिरकुल को हराया था। ये मंदसौर अभिलेख जानकारी देता है, मंदसौर अभिलेख जानकारी दे रहा है कि यशोवर्मन ने मिहिरकुल को हराया था। और मंदसौर अभिलेख स्कंदगुप्त जी का भी है। इसमें देखो, लेकिन हैनसांग जी अलग विवरण देते हैं। हैनसांग जी अलग विवरण दे रहे हैं कि नरसिंह बालादित्य ने हुणों को हराया और बंदी बनाया। मैंने आपको बताया मंदसौर अभिलेख जो जानकारी दे रहा है वो ये कि यशोवर्मन ने मिहिरकुल को हराया, हुण शासक मिहिरकुल को। लेकिन हैनसांग एक अलग प्रमाण देते हैं कि वो यशोवर्मन नहीं था, वो था नरसिंह गुप्त बालादित्य, जिसने हुणों को हराया, बंदी बनाया और माता के कहने पर छोड़ दिया। माता के कहने पर छोड़ दिया। ये कौन थे? बुद्ध मत मानने वाले, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन से? नरसिंह गुप्त बालादित्य जी। ये जानकारी हैनसांग जी दे रहे हैं। लेखों की बात करते हैं गुप्तों के। गुप्तों के सबसे ज्यादा लेख, यानी अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, इस तरीके के लेखों की बात करते हैं। तो इसमें क्या है? गुप्तों के 50 लेख मिलते हैं, 50 लेख मिलते हैं। लेकिन प्रथम 3 शासक कौन कौन से? श्रीगुप्त,
घटोत्कच और चंद्रगुप्त। इनके अभिलेख नहीं मिलते। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हो सकता है पेपरों में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं दोहरा देता हूं कि क्वेश्चन इस उदाहरण के लिए भाई देखो क्वेश्चन बन जाए। गुप्त वंश से संबंधित कौन से शासकों के लेख नहीं मिलते? तो वही 3 शासक हैं, श्रीगुप्त पहले शासक, घटोत्कच दूसरे और चंद्रगुप्त। इन तीनों के लेख नहीं मिलते। ठीक है ना। अब लेखों की बात करते हैं। लेखों की जो भाषा ही गुप्त समय में, लेखों की गुप्त समय में भाषा क्या थी? संस्कृत। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। गुप्तों की लेखों की भाषा या अभिलेखों की या शिलालेखों की संस्कृति और ब्राह्मणी। और शासन व्यवस्था की बात करते हैं, गुप्तों के शासन व्यवस्था की। तो इसमें क्या है? गुप्तों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। ये शासन व्यवस्था है गुप्त वंश से। और इन उपाधियों को धारण करने के बाद इन्होंने क्या करा था? अपनी तुलना देवताओं से की थी। अपनी तुलना भगवान से की थी, देवताओं से की थी। जो थे कौन कौन से? जैसे कि चंद्रगुप्त ने इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से अपनी तुलना की थी। चंद्रगुप्त जी ने इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से अपनी तुलना की थी। प्रशासनिक पदों की बात करते हैं। प्रशासनिक पदों की चंद्रगुप्त ने, तो इन्होंने अपने प्रशासन के पद वंश अनुगत किए थे, वंशानुगत किए थे गुप्तों ने। इसके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है भाई? क्या ये बात सच है या झूठ? इसके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? तो गिन्नार क्षेत्र, गिन्नार क्षेत्र के, गिन्नार क्षेत्र से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इन्होंने कुछ अधिकारियों को अपनी उनकी कामयाबी के आधार पर भी नियुक्त किया था, जैसे चक्रपालित और पर्णदत्त। नियुक्त के चक्रपालित और पर्णदत्त को इन्होंने नियुक्त किया था। शासन की दूसरी प्रवृत्ति क्या थी? एक व्यक्ति को बहुत सारे पद देने। भाई इन्होंने वंशा अनुगत किया था, तो इसके बारे में गिन्नार क्षेत्र से हमें जानकारी मिली। गिन्नार के अभिलेख भी हैं। इनमें क्या थी कि चक्रपालित के पुत्र चक्रपालित और पर्णदत्त को इन्होंने अपने शासन के अंतर्गत अधिकारी पद पर नियुक्त किया था। और इस गुप्त वंशों की एक दूसरी प्रवृत्ति क्या थी शासन की? कि एक व्यक्ति को कई सारे पद देने, एक ही व्यक्ति को कई सारे पद देने। अब इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगी कि कौन से व्यक्ति को बहुत सारे पद दिए गए थे? भाई पढ़ तो हम अभी हुणों के आक्रमण भानुगुप्त रहे, लेकिन पढ़ तो हम गुप्त वंश रहे हैं। तो किसको मिले थे सबसे ज्यादा पद? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? हरिसेन। हरिसेन जी को कई पद सौंपे थे। हरिसेन जी को कई पद सौंपे थे। कौन कौन से पद थे? उनके नामों के बारे में जानकारी लेते हैं। कुमारामत्य, संधि विग्रहिक और महादंड नायक। ये कई पद। मैंने क्या करा था? शासन की दूसरी प्रवृत्ति, गुप्तों के शासन की दूसरी प्रवृत्ति कि एक ही व्यक्ति को कई पद देने। अब हरिसेन जी को ये कई पद गुप्त शासन के अंतर्गत मिले थे। गुप्ता का जो शासन का तरीका था, गुप्त किस प्रकार से शासन करते थे उसके बारे में जानते हैं। तो क्या शासन का जो विभाजन था साम्राज्य का, क्या था? भक्ति। भक्ति यानी प्रांतों में। इसका जो अधिकारी होता था भक्ति का, वो उपारिक होता था। क्या? इसका अधिकारी उपारिक था। और सीमावर्ती क्षेत्रों का क्या था? गोप्ता। सीमावर्ती क्षेत्रों का जो अधिकारी था वो गोप्ता था। और पुंडुवर्धन, पुंडुवर्धन प्रांत का गोप्ता कौन था? गुप्तों के अधीन। ये पुंडुवर्धन का जो क्षेत्र था, प्रांत था, वो गुप्तों के अधीन था। और अधिकारी कौन था? अधिकारी चिरोल दत्त था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, इसलिए देखो गौर करो। पुंडुवर्धन प्रांत गुप्तों के अधीन था, लेकिन इसका जो अधिकारी था वो चिरो दत्त था। ठीक है। प्रांतों का जो विभाजन था, देखो ये क्या था? ये मेरे प्यारे साथियों, ये जो था वो प्रशासनिक बारे में था कि भाई वो इन्होंने साम्राज्य का विभाजन किसमें किया था?
भक्ति में यानी प्रांतों में, ठीक है, और सीमावर्ती और पुंडवर्धन प्रांत में। अब प्रांतों के विभाजन की बात करते हैं। इन्होंने यानी कि अब गुप्त साम्राज्य को किस तरीके से बांटा था, इन्होंने प्रांतों का जो विभाजन किया, प्रांत किसमें थे, प्रांत यानी भक्ति, भक्ति भक्ति प्रांत, प्रांतों को इन्होंने जिले में और जिलों को विषय में, जिले, प्रांतों को जिले में और जिलों को विषय में, और इसका जो अधिकारी था विस्पति और कुमार आमत्य। भाई विषय का जो अधिकारी था विस्पति और कुमार आमत्य। इनका जो कार्यालय था, इनका कार्यालय अधिष्ठान, इनका जो कार्यालय था जहां से ये कार्य करते थे उसका नाम क्या था, उसका नाम अधिष्ठान कहलाता था। गुप्तों को सलाह देने के लिए, सलाह और सहायता के लिए विषय परिषद थी, विषय परिषद थी जो इन्हें सलाह और सहायता प्रदान करती थी। अब विषय परिषद के सदस्य कौन कौन थे गुप्त शासन में, तो इनके जो सदस्य थे नगर श्रेष्ठी, सातवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, क्या थे, नगर श्रेष्ठी, सातवाह, ये नगर श्रेष्ठ सातवाह व्यापारियों का एक मुखिया भी होता है, और प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। और इनकी नियुक्ति कितने वर्ष होती थी गुप्तों की, गुप्तों के शासन में इन विषय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती थी, तो 5 वर्ष के लिए। क्या, 5 वर्ष के लिए। इसके प्रमुख अधिकारी, भैया गुप्तों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में बात करते हैं गुप्त वंश के, तो जो प्रमुख अधिकारी थे कौन थे, कुमारामत्य, ये इनका पद कौन सा था, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, यानी गुप्तों में राजा के बाद सबसे बड़ा पद सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कुमारामत्य। महादंड नायक न्यायाधीश, संधि विग्रह युद्ध व शांति का अधिकारी, जो संधि विग्रह थे जो कि हरिसेन थे, हरिसेन यानी युद्ध व शांति का अधिकारी था, युद्ध काम करना और उनमें शांति बनाना, और न्यायाधीश भी, और सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी गुप्त वंश के अंतर्गत कौन थे, हरिसेन, यानी ये तीनों काम उन्हीं के थे। महाबलाधिकृत यानी सेनापति, भंडारिया भंडारीकृत राजकोष का अधिकारी, ठीक है, महाअक्षपटलिक लेखा विभाग का अधिकारी, और प्रतिहार अंतपुर का रक्षक। ये गुप्त शासन के अंतर्गत प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य कि वो किन किन कार्यों को या किन किन पदों पर वो कार्य करते थे। उनके बाद में आते महाप्रतिहार जो कि राजमहल का रक्षक था। दंडपारसिक, दंडपारसिक कहते पुलिस विभाग का अध्यक्ष, और विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक जो कि शिक्षा, धर्म, मंदिर का अधिकारी था, यानी शिक्षा से संबंधित, धार्मिक कार्यों से संबंधित, मंदिर निर्माणों से संबंधित अधिकारी। मेरे प्यारे साथियों, इनको आपने हर हालत में याद करना है, क्योंकि गुप्त वंश से संबंधित ये जो अधिकारी हैं इनका पेपरों में मिलान के लिए आते हैं। ये सबसे ज्यादा मिलान में पूछे जाते हैं कि कौन से अधिकारी का कौन कौन सा कार्य था, वो किस पद पर कार्य करते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या था, भटारकपति, भटारकपति जो घुड़सवार का सैनिक अधिकारी था। चाट जो कि साधारण सैनिक था, और रणभंडारगिक, रणभंडारगारिक ये रसद विभाग का अधिकारी था। और महापलपति, महापिलपति क्या थे, गज सेना का प्रधान। और भाट जो कि पुलिस कर्मचारी था, यह साधारण पुलिस कर्मचारी था भाट। और चाट साधारण सैनिक था। इसके बाद में ये क्या थे, प्रमुख अधिकारी। लेकिन अब जो हम बातें करेंगे यहां पर थोड़ा
आपको जानने की जरूरत है। ये तो थे प्रमुख अधिकारी गुप्त शासन के अंतर्गत, और इन शासकों से, गुप्त वंश से, इन्हीं शासकों के अंतर्गत पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बाद में देखो यहां पे थोड़ा गौर करना, यहां पे क्या गौर करना है कि विषय परिषद, याद करो विषय परिषद में क्या थे, नगर, सात्विक, प्रीतम कुलिक। तो ये जो थे विषय परिषद के प्रमुख अधिकारी थे, विषय परिषद के प्रमुख अधिकारी थे। गुप्तों के समय में इनके ऊपर क्या क्या कार्य थे कि गुप्त शासन के अंतर्गत ये क्या कार्य करते थे। अधिकारी तो थे, लेकिन इनकी पद कौन कौन से थे उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो नगर श्रेष्ठी का कार्य क्या था, यह नगर का प्रधान था और सेठ था। सार्तवाह क्या था, व्यापारिक निगम और समिति का मुखिया, क्योंकि मैंने आपको बताया नगर श्रेष्ठी भी व्यापारियों से ही संबंधित था, सार्तवाह भी। हर समय में अलग अलग, हर शासक के समय में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया है। प्रीतम कुलिक क्या था, ये शिल्पी संघ, शिल्पी संघ का मुखिया था, यानी शिल्पी संघ। शिल्पी संघ जो कि मूर्ति निर्माण, भवन निर्माण, इस तरीके जो शिल्प या शिल्पकार थे उनका मुखिया, जिसका नाम था प्रीतम कुलिक पुकारा जाता था। प्रीतम कायस्थ, ये क्या थे, लेखा लिपि। गुप्तों का जो भी, गुप्तों के समय में कानूनी कागजी आदेश, अभिलेख, जो कि कागजी कार्रवाई करने वाले अधिकारी थे, वो प्रथम कायस्थ बोले जाते थे, पुकारे जाते थे। पुस्तपाल, ये क्या करते हैं, राजकीय कागज पत्रों का सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, यानी कि ये लेखा जोखा जो लिपि का कार्य तो प्रथम कायस्थ का था। जो पुस्तपाल थे यह उनको एक तरह से पुस्तकालय, भवन, कमरा मान लो, वहां पर इनका कार्य था कि इन कागज पत्रों को सुरक्षित रखने का कार्य इन्हीं का था, इसलिए इन्हें पुस्तपाल नाम से गुप्त वंश के अंतर्गत पुकारा जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके प्रमुख अधिकारी और विषय परिषद के अधिकारियों के बारे में, हुणों के आक्रमण के बारे में, और भानुगुप्त के शासन के बारे में, और उनके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जिनसे कि पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिछली वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।